नमस्कार मित्रों। देश की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और हिंदुस्तान की राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। देश का तापमान भी बढ़ रहा है, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ रही हैं और लग रहा है कि जब संसद का सत्र का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो फिर बहुत तेज गर्मी दिखाई देगी हाउस के अंदर। सरकार की तरफ से जिस तरह से एलओपी को लेकर बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से सरकार को लेकर जो बात हो रही है, और एक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बयानों को लेकर तो काफी चर्चा है, डर भी लगता है। ये सब ऐसा मसला हो रहा था कि मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ, लखनऊ में हूँ, लेकिन हमने कहा कि भाई इस पर साफ-साफ बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर साफ-साफ बात की जाए, और साफ-साफ बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आशुतोष जी से बात की जाए। तो हमने कहा कि आशुतोष जी को याद किया जाए और साफ खरी बात की जाए, अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष जी को तो कोई परिचय की बात ही नहीं है। वो सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर हैं, सच बोलते हैं, दमदार तरीके से बोलते हैं और हमसे त्रस्त रहते हैं। वो मुझे कहें उससे पहले मैं आपको बता देता। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको इसलिए परेशान किया कि मैं भी बाहर था, लेकिन इतना तकलीफ हो रही है मन को। क्या चल रहा है, क्या है? ये संसद में क्या हो रहा है, संसदीय राजनीति में आप ऐसा देखते हैं? दरअसल मैं दर्शकों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि थोड़ी देर पहले हम और विजय जी एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तो विजय जी को मैं बार-बार कहने की कोशिश कर रहा, महाराज राजमहलों से निकलिए, अब आप स्पेस में जाइए। तो विजय जी इस वक्त स्पेस में है। आपने कभी देखा कार के अंदर बैठ के बातचीत करी? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नहीं, वो मुझे लगता इसलिए है है ये चीज क्योंकि आशुतोष जी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। हमने कहा कहीं भी कनेक्टेड हो और वो चाहे कि हम कनेक्ट नहीं हो पाएँ, वैसे भी हमारी सुनवाई कम लोग ही करते हैं। देखिए, मैं ये बात गंभीरता के साथ कह रहा था, थोड़ा थोड़ा उसमें हास्य का पुट जरूर है। जब हमने और विजय जी ने टेलीविजन जर्नलिज्म शुरू किया, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उन दिनों एक बहुत बड़ा हाथी घुमा करता था साथ में, और फिर वो उसके भी जो के लिए घुमाए जाते थे तो कभी उसका कनेक्शन आता था, कभी नेटवर्क नहीं आता था, और उसके बाद जो है वो फिर लाइव हो पाता था, कभी लाइव नहीं हो पाता था, उसकी और उसकी डिश घुमाते रहते थे। डिस्क घुमाते रहते थे। आज देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है कि जब हम एआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप अपनी कार के अंदर बैठकर भी आप लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये दुनिया बदली है। मतलब जो दुनिया हम लोगों ने 1990 के बाद से देखी है, जहां आपको एक जेरोक्स कराने के लिए जाना पड़ता था, जहां आपको एक फैक्स करने के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था, जहां आपको लाइव करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहां आज अपनी कार में बैठ के हम इंस्टेंट अपने काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत के जो राजनेता लोग हैं, वो अभी भी दकियानूसी पुराने पुरातनपंथी विचार में है। वो अभी भी उसी तरीके से हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो उस पर वोट की फसल काटना चाहते हैं और देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। ये पैराडॉक्सिकल है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया, पैराडॉक्स है। समाज टेक्नोलॉजी के मामले में जमीन बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन नेता पूरे हिंदुस्तान को पीछे ले जाना चाहते हैं। और ये बात जब हम कह रहे हैं तो हम और विजय जी बहुत बुरी तरीके से आहत है इस बात को लेके। जो सच चीज, में। जिस तरीके का बयानबाजी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, वो देश के, वो सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके की बात करता है कि मियाओं को परेशान करिए, अगर वो सोचिए एक बेचारा ऑटो ड्राइवर, उसके बारे में कहकर 5 रुपए देना तो 4 रुपए दीजिए, क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकता है? कम से कम मैंने पिछले 30-40 सालों के अपने होश संभालने के जीवन में इस तरीके का बयान नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। और लगातार इस तरीके का बयान वो देते जा रहे, लगातार बयान देते जा रहे। हैरानी की बात है वो कांग्रेस पार्टी से आए, वो बीजेपी में नहीं आए। इसका मतलब यह है कि ये सारे लोग एक अवसरवादी राजनीतिज्ञ हैं तो जो हो सकता है एन उनको ज्यादा प्याज खाने की जरूरत हो, तो बिल्कुल इसलिए शायद ये कर बिल्कुल रहे हो। हाँ, लेकिन ये दर्शाता है कि आदमी कितना अपॉर्चुनिस्ट है चुनाव जीतने के लिए, किस हद तक नीचे जा सकता है, ये उसका प्रमाण। ऐसे में हमें निराशा होती है जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में एक नजीर पेश करनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के तमाम वो नेता जो नफरत की फसल काटना चाहते हैं, जो जहरीले बयान देना चाहते हैं और जिनको लगता है कि इसी तरीके से नफरत फैला के चुनाव जीत सकते हैं, उनको एक सबक मिले। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान है तो हम हैं, हिंदुस्तान है तो चुनाव है, हिंदुस्तान है तो हिंदू है, हिंदुस्तान है तो मुसलमान है।
अगर इस तरीके की बयानबाजी चलती रहेगी तो क्या हिंदुस्तान बचेगा? ये बहुत गहरा सवाल है विजय जी। इसलिए मैं आप जो जो आहत मन है आपका, हम उससे पूरी तरीके से सहमत हैं कि इस तरीके की बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि रोक नहीं लग रही है। हो सकता है कि आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं, लेकिन जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान आया और उसके बाद हम्म, भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, और कुछ हम्म, लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट में ले जाया जाए, वहां सुना जाए। हम्म, हो सकता है उसका टेक्निकल मामला क्या है मुझे नहीं पता, हम्म, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा का मसला नहीं है, ये देश की राजनीति का मसला है कि देश के राजनेता बेलगाम हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही हमारा एक ऐसा है जो पूरे देश भर के राजनेताओं के लिए नजीर पेश कर सकता था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, देश का कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई विपक्ष का नेता इस तरह की बयानबाजी ना करे, और थोड़ा सा और सख्ती के साथ कर सकता था। अब मुझे नहीं जानकारी, आप ज्यादा विद्वान लोगों में से, कोर्ट का क्या रास्ता रहता है, कैसे अख्तियार करता है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं हिमंता बिस्वा शर्मा से तो बहुत आहत हूँ बहुत समय से, क्योंकि वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये मसला पूरे देश भर के राजनेताओं का है। बहुत सारे और मित्र हैं आपके जो रोज कुछ ना कुछ बयान करते रहते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। इस वक्त भारत की जो राजनीतिक जमीन है वो दरअसल पूरी तरीके से जहरीली बनाने की कोशिश की जा रही है, नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन पिछले दिनों जो असम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक जिसे कहते हैं एक ट्विटर पे एक मीम या फोटो प्रसारित करने की कोशिश, वीडियो प्रसारित किया गया, उसमें क्या था कि हिमंता बिस्वा शर्मा गन उठा के यूं निशाना साध रहे हैं जी, और अगली तस्वीर वही। वो एक मुस्लिम छवि के एक व्यक्ति की है। आप सोचिए कि एक एक संवैधानिक संस्था में बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा व्यक्ति, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, प्राथमिक जिम्मेदारी है उसकी, समाज को स्थायी भाव देना, स्थिरता पैदा करना, उनके विकास के लिए काम करना और सबको साथ लेके चलना। उस मुख्यमंत्री समानता, की सामाजिक ऐसा वीडियो समरसता, बन सब। रहा है, यूं यूं वीडियो बन रहा है, और टारगेट पे कौन है? सब जानते हैं, मुसलमान है। और उसके बाद जब देश भर में हंगामा मचा तो वो वीडियो ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे तो जानकारी नहीं इस बारे में। कायदे से जिस व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं, कायदे से उस व्यक्ति को या उस सज्जन को जिन्होंने ये वीडियो बनाया, जिन्होंने अपलोड किया, उनकी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं हिमंता बिस्वा शर्मा की राय से सहमत भी हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, तो ये उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है और समाज के अंदर नफरत और हिंदू मुसलमान की खाई को और कड़ा करने की कोशिश की। उसकी वजह से समाज के अंदर जो है वो दंगे भी हो सकते थे, मुस्लिम समाज भड़क सकता था, हिंदू समाज भड़क सकता था, और जो जो फैब्रिक है वो टूट सकता था। लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं। तो सिर्फ ये कहना कि मैंने नहीं देखा, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। वैसे में जब हमारे देश के कुछ गणमान्य लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए, दो अलग अलग मामले थे। एक मामले में यह कहा गया कि दरअसल इस पे फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों यह कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है और भारत की जो मूल आत्मा है, मैं संविधान से अलग बात करता हूं, भारत की जो मूल आत्मा है वो सेकुलरिज्म की मूल आत्मा है, वो धर्मनिरपेक्षता की आत्मा है, जहां सभी धर्मों के लोग सदियों से, शताब्दियों से एक दूसरे के दुख सुख में साझे हैं और साथ रहते आए हैं। हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी से पहले या 19वीं शताब्दी से पहले इस देश के अंदर दंगों का कोई इतिहास नहीं था। ये जो दंगे हैं ये मॉडर्न सोसाइटी की के क्रिएशंस है, ये ब्रिटिशर्स की एक तरीके से क्रिएशंस है। हम हिंदू मुसलमान सदियों तक साथ रहते, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे उसके पहले किसी और का शासन रहा हो। हमने कभी बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हुए आपस में। हाँ, राजाओं ने जरूर कत्लेआम मचाया, वो हिंदू राजा भी थे, वो अंग्रेज राजा थे, इन्होंने भी मंदिरें तोड़ी, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, उन्होंने सब कुछ वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन नागरिक एक दूसरे के साथ जो है वो सहकार की भावना में, तभी तो कबीर ने कहा, और कबीर जब धर्म पे हमला कर रहे कहते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाले तो चाकी बड़ी पीस खाए संसार। किसी हिंदू की भावना आहत नहीं। और उन्होंने कहा काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं मस्जिद चलाए, नहीं बना। क्या बहगा हुआ खुदा है। तब किसी मुसलमान की भावनाएं आहत नहीं हुई। और कभी कबीर पे कोई हमला नहीं हुआ, ना कबीर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की, नहीं राजा के पास फरियाद लेके जाए कोई गया, सुल्तान के पास कोई फरियाद लेके गया। और वो मुगलों के समय में इस तरीके की बात किया, या जब जब मुसलमानों का शासन था उस वक्त ये बात कर रहे थे। आज जो है, जब हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता है तो कहता है आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं संविधान की शपथ खाता हूं।
वो जज कहता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तब हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान की रक्षा की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि दोनों पिटिशंस पे जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया था, वो एक नागरिक होने के नाते मुझे निराश करता है। मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों को कैसे कर, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर निराश करता है, क्योंकि एक में उन्होंने कहा कि जब देखिए देख चुनाव आते हैं तो इस तरीके की जो फरियादें हमारे सामने आ जाती हैं, ये पॉलिटिकल मामला है, हाई कोर्ट्स में देखिए। जबकि भारत का 32 आर्टिकल 32 साफ तौर पे कहता है जुडिशियल एक तरीके से कि हमें अगर कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर एनक्रोच किए जा रहे हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, तो हम जुडिशरी को सीधे संपर्क कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। तो यह हमारे फंडामेंटल राइट का एक तरीके से हनन भी है उस लिहाज से। सुप्रीम कोर्ट का आप हाई कोर्ट जाइए, अरे भाई ऐसे मामलों में तो फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए, किसी को पिटीशन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस पर तो सीधे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हिमंता बिश्वा शर्मा को और वहां की भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा नोटिस इशू करना चाहिए, उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए, उनको सबक सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन का आप हाई कोर्ट चले जाइए, तब तक चुनाव असम के निकल जाएंगे और उनका जो मकसद हो जाएगा। दूसरी पिटीशन जो दायर की गई थी उसमें कपिल सिब्बल, रूपरेखा शर्मा जैसे तमाम 12-13 गणमान्य लोगों ने कहा कि भाई ऐसे नफरती भाषण न दिए जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन इशू करे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एक तरीके से खारिज कर दिया, बोला इसमें तो उन्हीं लोगों के नाम जो भारतीय जनता पार्टी, चलिए मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए नाम थे, उनको कुछ और नाम भी जोड़ने चाहिए थे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले को कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए था? क्या अलग उसी पिटीशन में कहते हैं भाई इसी में जोड़ दीजिए, मैं 4 नाम और जोड़ देता हूं, कर देना चाहिए था। लेकिन हमें निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई क्योंकि आज देश के अंदर जो माहौल है, जो जहर की खेती की जा रही है, ये हमारे और विजय जी जैसे लोगों के लिए बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि हम उस हिंदुस्तान में सांस लेकर आए हैं जहां हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहे हैं। आपस में हमारे मतभेद भी हुए हैं, दंगे भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, दंगे हुए हैं, दंगे भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे के खिलाफ जहर फैलाए और उस पर हम रोटी सेक के अपनी फसल खड़ी करने की कोशिश करें। और संविधान पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है हर नागरिक को सुरक्षा देना, वही देश के अंदर या अपने प्रदेश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। सर हिमंता पई एक और सवाल करते हैं, मतलब मैं तो आहत ही हूँ, निराश नहीं हूँ, मैं आहत हूँ। मैं समझना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने भी कहा कि भाई ये देश भर के लिए नजीर रखे सुप्रीम कोर्ट, केवल हिमंता बिश्वा शर्मा, क्योंकि हिमंता की बात करेंगे तो कोई हमारी कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं हिमंता जी से, और मैं उनको डायनेमिक चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी देखता रहा। लेकिन पिछले झारखंड के चुनावों में वो घुसपैठिया दामाद को लेकर हमलावर रहे, तब भी मैंने उस पर बहुत बात की थी। और अभी ये जो आपने वीडियो का चर्चा की उसको ड्रॉप कर दिया, फिर क्या हिमंता जी ने माफी मांगी कि भाई किसी ने भी किया हो मैं माफी मांगता हूँ, तो उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम उन 22 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां मुस्लिम डोमिनेंस है। वो भी एक हेट स्पीच की बात है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट वहां पर कहता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट चले जाए, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, जिस पर आप कुछ और बोलेंगे, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई मेरे दायरे में तो आता नहीं है, इलेक्शन अभी चालू नहीं हुए हैं, तो फिर क्या रास्ता है इसका? और इलेक्शन कमीशन को भी हमने देख लिया है पिछले दिनों जब इलेक्शंस में भी जो हेट स्पीच हुई उस पर क्या हुआ है, और उसी का नतीजा मुझे लगता है कि ये बात ही बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। देखिए जब देश के लगा अंदर, दीजिए, आपको याद होगा ना कि एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, जॉली एलएलबी करके एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में एक डायलॉग था कि जब लोग सब जगह से निराश होते थे, कहते आई विल सी यू इन द कोर्ट, यस, मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा। जब वो सरकार से भी नाराज हो जाते, सरकार से न्याय नहीं मिलता, तब उनको लगता है कि न्यायालय एक जगह जहां उनको न्याय मिलेगा। और आज भी इस देश के अंदर एक बहुत बड़े भूभाग में बहुत बड़ी आबादी को भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। तो यह हमारी, जिसे कहते हैं ना, इट्स अ लास्ट लैम्प पोस्ट, इंसाफ की सबसे आखिरी जो आखिरी दरवाजा है वो है रोशनी है, रोशनी है, आखिरी रोशनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों की तवज्जो नहीं लेगा जो सीधे भारत की आत्मा को चोट पहुंचाता है, तो फिर कहां जाएगा नागरिक? देखिए जो एग्जीक्यूटिव से तो अब निराशा पूरी तरीके से हो चुकी है, वो हर तरीके, सारे एग्जीक्यूटिव का लगभग एक जैसा हाल है। लेजिस्लेचर का हाल आप देख रहे हैं, खुली संसद के अंदर अपने मुस्लिम साथी को गालियां दी जा रही थी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। संसद के अंदर संसदीय कार्य मंत्री संसद के अंदर और बाहर नेता विपक्ष को कहता है एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति। आप सोचिए क्या भाषा इस्तेमाल की जा रही। भाई अगर सबसे खतरनाक व्यक्ति तो खुलेआम छुट्टा क्यों घूम रहा है, उसको अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, उसको फांसी की सजा दो, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो। लेकिन नहीं,
आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के मनों में जहर पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ही हमें उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पिछले दिनों कुछ ऐसे आ रहे हैं जिससे लगातार लोगों के मन में निराशा हो रही। अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जिसका नाम, फिल्म नहीं, एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था या पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसका नाम था घूसखोर पंडित, घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित पे आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निपटारा कर दिया, मामला खत्म हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट के बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद वो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक है, मैं आपकी राय से सहमत हूं और मैं अब इस फिल्म का टाइटल बदल देता हूं बुरी तरीके से। विद इन मिनट्स, विद इन डेज निपटारा हो गया। तो अगर एक उस पर तो ये आपने नहीं कहा कि भाई ये तो क्रिमिनल मामला है, सिविल मामला, आप हाईकोर्ट जाइए या आप लोअर कोर्ट में जाइए, तब तो आपने नहीं कहा, तब आप नहीं कहते। लेकिन जो राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसपे लगातार उस पर आप कह रहे हैं, आप बार बार आप लोग यहां आ जाते हैं, आप हाईकोर्ट जाइए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करिए। तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है और दो नहीं हो सकते। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब हमारे मित्र अर्नब गोस्वामी का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में रात में पिटीशन होता है और सुबह उठ के निपटारा करा देते हैं। लेकिन उमर खालिद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 5 साल हो गए हैं, 6ठा साल भी आ रहा है, कोई फैसला नहीं मिल रहा। भाई अगर वो आदमी, अगर, और अभी तक वहां कोर्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं हुई है, एक आदमी 5 साल से जेल के अंदर है, कल हो सकता है बाइज्जत बरी हो जाए, तो जो ये 5 साल 6 साल जो उसकी जिंदगी के हम बर्बाद होंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो एक ही तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ और हो रहा है, दूसरे में उसका रवैया कुछ और हो रहा है। तो इससे मन में निराशा, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें उनकी न्याय प्रियता पे भरोसा नहीं है या निष्पक्षता पे भरोसा नहीं, लेकिन निराशा होती है कि एक ही तरीके के मामलों में दो तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों कल के अखबार में खबर छपी, अभी तक हम मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बार बार कहता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। कल मैंने पढ़ा एक कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें तो ये नियम लागू नहीं होगा कि बेल रूल हो, ये तो मैं नहीं मानता। अरे तब तो फिर सारे हीनियस क्राइम में सब कुछ हीनियस क्राइम हो जाएगा इस देश के अंदर, सब जेल में जाएंगे। और अक्सर ये, और यही सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इनको जो है ये जमानत के लिए रास्ता खोलना चाहिए। डरते क्यों हैं ये लोग? बेल दीजिए, आप बेल नहीं देते, लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर गाइडलाइन इशू की है। अगर मुझे आरनेस कुमार वर्सेस बिहार स्टेट के बीच का जो मामला था 2014 के आसपास का मामला, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेल इज द रूल, जेल इज, अगर कोई 7 साल से ज्यादा का मामला, मतलब ऐसा 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है तो बात अलग, लेकिन अगर उससे कम की सजा है तो फिर आपको लिख कर देना पड़ेगा कि क्यों और किन कारणों से आप इनको बेल नहीं दे रहे हैं। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाया गया तो जो जुडिशियल अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता है, खुलेआम हो रहा है। तो प्रश्न इसी बात को, आप देख रहे हैं किस तरीके से हाफ एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, पैर में गोली मार दी जा रही, लगातार संख्या बढ़ती जा रही। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई पुलिस स्टेट बनता जा रहा, क्यों नहीं ऐसे 3 अधिकारियों को आप जेल के अंदर डाल देते? तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर भी अगर लोगों का भरोसा टूटने लगेगा तो फिर नागरिक जाएगा कहां? हमारे आप जैसे लोग कहां जाएंगे? हमको सरकारों से तो उम्मीद नहीं है, हमको राजनीतिक पार्टियों से भी उम्मीद नहीं है, हमको तो अब संसद से भी धीरे धीरे नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि संसद के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों को लेकर उनका चरित्र हनन किया जा रहा। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं। जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। आपने संसद का जिक्र किया, नहीं मैं संसद पर भी आ ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बात की, संसद का जिक्र कर रहा था। क्या आपने सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक संसदीय कार्य मंत्री, मैं संसदीय कार्य मंत्री को पक्ष विपक्ष का ब्रिज मानता हूं कि वो पुल का काम करते हैं दोनों के बीच में, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अगर विपक्ष के नेता पर हमला बोले और उसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उनको खतरा बताए, तो इससे कहां संसदीय व्यवस्था जाएगी? और क्या आप समझते हैं कि संसद के बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा चालू होगा वो आराम से काम हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और मैं बहुत हैरानी मुझे होती है।
आपको याद होगा कि विजय जी, आपका तो खैर बहुत एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट कवर करने का। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में प्रमोद महाजन जी ने एक छोटी सी हल्की सी टिप्पणी चंद्रशेखर जी के बारे में की थी। बहुत हल्की सी टिप्पणी थी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, लेकिन उसको अटल जी ने बहुत गंभीरता के साथ लिया। उन्होंने बाकायदा प्रमोद महाजन को अपने केबिन में बुलाया, उनको डांट फटकार लगाई, बोले आपको सीनियर से बात करने का तमीज नहीं है, गो एंड से सॉरी टू हिम। ये था हमारे देश की संसदीय परंपरा, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर दोनों विचारधारा के दो ध्रुवों पे खड़े हुए लोग थे, लेकिन विचारों की भिन्नता के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान था। आज क्या हो गया है, ना तो नेता विपक्ष प्रधानमंत्री का सम्मान करते, ना ही प्रधानमंत्री नेता विपक्ष का सम्मान करते। और संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में पुल का काम करें, अगर कहीं आग लगी हुई है तो उसे पेट्रोल और घी ना डालें, बल्कि उसे पानी डालें। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, वहां आग लग रही है। जब संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, तो भाई फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों है, सांसद क्यों है, खुलेआम छुट्टे क्यों घूम रहे हैं? और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कोटा में बैठा हुआ एक आदमी जो है, जिसकी तस्वीरें स्पीकर ओम बिरला के साथ कई तस्वीरें देखने को मिली हैं, वो कह रहा है राहुल गांधी को संसद में घुसकर गोली मारूंगा, और कह रहा 25 और लोगों सांसदों को गोली मार दूंगा। ये हिम्मत कहां से आ रही है? क्योंकि जब आप अपने विपक्ष के लोगों के खिलाफ जब नफरत का वातावरण पैदा करेंगे, तो एक आम आदमी जो सड़क पर, वो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ये तो देश के दुश्मन लोग हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी तो उसको अपने लेवल पर रैशनलाइज करेगा, लेकिन जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो उतनी रैशनल थिंकिंग नहीं है, जो इमोशनल बीइंग हो सकता है, मैं किसी को माफ नहीं कर रहा हूं। जिस आदमी ने कहा कि राहुल गांधी गोली मारनी चाहिए, मैं उसको असली गुनाहगार नहीं मानता। असली गुनाहगार उनको मानता हूं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग रोज नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, रोज हिंसक बयान देते हैं, रोज जहरीली बातें करते हैं। यही बात तो सरदार पटेल ने गोलवलकर को 11 सितंबर 1948 की चिट्ठी में लिखा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हिंदुओं को एकजुट करना अलग बात है, लेकिन जब आप जहरीले भाषण देते हैं, जहर से बुझे हुए सांप्रदायिक भाषण देते हैं, तो उसका असर कुछ और होता है। और उसका यह असर था कि हमें गांधी जी की मृत्यु का सामना करना पड़ा। सरदार पटेल बिल्कुल सही कह रहे थे कि असली कातिल वो नहीं है जिसने गांधी जी की हत्या की, असली कातिल वो लोग हैं जिन्होंने नफरत का वातावरण इस देश के अंदर फैलाया, और उस जहर की वजह से गांधी जी की हत्या हुई। ये बात सरदार पटेल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसी वजह से बैन भी लगा। आज जो लोग नफरत का वातावरण, चाहे सत्ता पक्ष में विपक्ष में, मैं दोनों को बराबर के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जो नफरत फैला रहे हैं, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं ये कहते हुए डरता हूं, ये गंभीर बात है, सिहर जाता हूं। इस देश ने महात्मा गांधी की शहादत देखी है, इंदिरा गांधी की शहादत देखी है, राजीव गांधी की शहादत देखी है, बेअंत सिंह की शहादत देखी है। बहुत लोग मरे हैं। पंजाब का जब आतंकवाद चल रहा था तो कितने बड़े लोगों की जानें गई हैं। कश्मीर के आतंकवाद के समय कितने बड़े लोगों की जानें गई हैं। क्या हम उस तरीके का माहौल फिर पैदा करना चाहते हैं कि जिसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए? कदापि नहीं। सत्ता पे बैठे हुए लोग, चाहे शीर्ष पर सत्ता पक्ष में या विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि जहरीले वातावरण से देश को बचाएं, और जो लोग जहरीला भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम उम्मीद करते थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई न केवल गाइडलाइन इशू, देखिए गाइडलाइन तो गाइडलाइन होती है, वो लागू नहीं होती, उसका कोई गाइडलाइन नहीं, थोड़ा सा कड़ा वो होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिल्कुल कड़ा आदेश हो। आपको याद होगा कि गाइडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इशू कर चुका है। वो एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन है कि हर शहर के अंदर कैसे जिम्मेदार लोग होने चाहिए, और जो अगर कहीं कोई एफआईआर, अगर कोई जहरीला भाषण देता है तो फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। कौन मान रहा है इस देश के अंदर? कोई नहीं मान रहा। तो अब मामला गाइडलाइन से आगे निकल चुका है। अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख को बचाना चाहता है और न्याय के एक मंदिर के तौर पर अपनी स्थापित छवि को बरकरार रखना चाहता है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी यह है कि इस देश के अंदर जो नफरत की फसल बोई जा रही है, उस पर कुछ ऐसे अकल्पनीय कदम उठाएं जिससे जहरीले भाषण देने वाले लोगों की रूहें कांपें, डरे वो कि अगर हम इस तरीके कोई भाषण देंगे तो फिर हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
एक नेता की राजनीति अगर खत्म हो जाए ना, मैं गारंटी तो के साथ कहता हूं किसी और नेता की हिम्मत नहीं होगी इस तरीके का भाषण देने के लिए। मैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर इसमें मानता हूं, दोनों सर ही बहुत सारे बराबर लोग के कहते हैं, भागीदार जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग जो है सत्ता हैं। पक्ष को बहुत वो करते हैं, पिटाई करते हैं, नाराज होते हैं। अभी एक मीम आया था प्रधानमंत्री जी को लेकर, जिसमें वो जो हमारे दुनिया के दूसरे बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके सामने उनका डांस करते हुए जैसा एक अभद्र सा वीडियो बनाया गया, मीम मीम बनाया गया, सॉरी। तो वो मीम को लेकर कोई चर्चा नहीं करता, जो लोग आज सरकार से सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है? नहीं देखिए, कुएं में भांग तो पड़ी हुई, इसमें कोई दो राह है ही नहीं, अन्यथा तो हम आप बात ही नहीं करते इस पे। कुएं में तो भांग है, और सब इस वक्त सोशल मीडिया के जमाने में ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में सुबह से शाम तक भड़कीले बातें कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। जो लोग ये कहते हैं हम लोग लगातार सत्ता से सवाल पूछते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा भाई। जब आप 140 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो फिर उसकी जवाबदेही भी लोकतंत्र के अंदर आपसे ही पूछी जाएगी, विपक्ष से तो नहीं पूछी जाएगी। आप एआई सबमिट करेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर वहां पे चीन का रोबो डॉग आएगा तो सवाल तो खड़ा होगा ना, सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई ऐसा आईटी मिनिस्टर क्या कर रहे थे, क्यों नहीं इसका उन्होंने प्रोटोकॉल तय किया होता कि जो लोग वहां पे प्रदर्शनी लगाएंगे उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कहीं तो चेक होगी ना, कि आप जो करना चाहते हैं वो सही है या गलत है, चोरी का है या किसी और चीज का है। तो सवाल तो आप ही से ही पूछे जाएंगे। जब 2014 के पहले मनमोहन सिंह से तो 10 साल हमने खूब सवाल उनसे पूछे, रोज इस्तीफे मांगते थे। हमको बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे ये कह के अपने आप को काबिल साबित करने की भी जरूरत नहीं। तो आप सत्ता में इसलिए आपसे सवाल। जहां तक मीम बनने की प्रश्न है, मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान के राजनेताओं को अब कम से कम इतनी अकल तो आ जानी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया के जमाने में ये सब तो होगा, अब आप इसको रोक नहीं सकते, ये तो चलेगा, कितनों को रोकेंगे, या तो सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। मैं तो देखता हूं, देख के मैं प्रसन्न होकर अपना, मेरे लिए वो बड़ा अनवाइंडिंग होता है। मैं देख के मुस्कुराता हूं, अकेले में हंसता भी हूं, और उसके बाद आगे निकल जाता हूं। कई बार मेरे ऊपर अरे भी सर वो तीखी कहेंगे टिप्पणियां कि मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी तीखी पर मीम टिप्पणियां बन विजय जी आपके ऊपर मीम प्रधान बनते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी पर मीम बनेगा तो आप कहेंगे कि अनवाइंडिंग है, तो ये ठीक नहीं होगा ना। नहीं नहीं, मैं तो राहुल गांधी पे भी बनता, उस पर भी अनवाइंडिंग, मैं तो मेरे ऊपर बनता तब भी मैं अनवाइंडिंग मानता हूं। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश के अंदर एक प्रथा पूरी तरीके से गायब हो गई है, वो है कार्टून की। आर के लक्ष्मण जैसे वर्ल्ड क्लास कार्टूनिस्ट आज हैं कहां। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे बहुत बेहतरीन कार्टूनिस्ट माने जाते थे, काक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट माने जाते थे, और रोज प्रधानमंत्री को कभी नाक चौड़ी कर दी, कभी नाक टेढ़ी कर दी, कभी कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, तो प्रधानमंत्री उनको देखते हंसते मुस्कुरा देते थे, फिर कहते भाई ये तो काम है, करने दीजिए इनको। तो अगर मान लीजिए किसी ने बनाया भी तो उसको मतलब इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। हम जब खुद को बहुत गंभीरता के साथ लेने लगते तब प्रॉब्लम होती है। मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया के जमाने में इन सब चीजों पर तभी आप रोक सकते हैं जब सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए। जब तक सोशल मीडिया इज ए न्यू बीस्ट और हमें उसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, उसमें भयंकर तरीके से अभद्रता होती है, और वो पूरी तरीके से एक डीमिस्टिफाइंग प्लेटफॉर्म है, वो सब कुछ डीमिस्टिफाई कर देता है। आप अपनी छवि बड़ी ईमानदार की बना दीजिए, अचानक दो मीम आ जाएंगे, लगेगा आप ज्यादा खत्म कर नहीं। तो आप क्या करें, कोर्ट में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, या किसी को गिरफ्तार कराएंगे? अरे देखिए, मुस्कुरा के निकल लीजिए। मेरा तो ये मानना साफ तौर। तो प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके आलोचक हैं, हम उनको गालियां नहीं देते। जो लोग समझते हैं उनको गालियां, बिल्कुल गालियां नहीं देते। वो हमारे लिए भी उतने ही आदरणीय है जितना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय है। उनकी दिक्कत क्या है कि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कल उनकी जगह कोई और बैठेगा, हमारा रुख ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे स्टालिन की सरकार हो, हमारा रुख ऐसा ही रहेगा। क्योंकि जो असली पत्रकारिता है वो सरकार से हमेशा टकराते हुए चलती है। सरकार से दोस्ती करना पत्रकारिता नहीं, कम से कम मेरा ये उसूल है। और इसीलिए जो पत्रकारिता, क्योंकि बाकी अगर पत्रकार कंप्रोमाइज हो जाएगा, सरकार के हाँ में हाँ मिलाना बंद करेगा, तो सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें कर लगता है कि अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे बना, ठीक है, इट इज नॉट इन अ गुड टेस्ट, आई कंप्लीटली अग्री विद यू,
बट हमारे प्रधानमंत्री का हृदय बहुत विशाल है, वो इन सब चीजों को देखते होंगे, मुस्कुराते होंगे, फिर आगे निकल जाते होंगे और हंसते होंगे कि उसकी नादानी पे या फिर उसकी क्रिएटिविटी पे। लेकिन आखिरी सवाल की मीम की बात हो गई, सरकार की बात हो गई, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर की बात हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अभय मुद्रा वाले हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो भी तो सम्मान नहीं करते प्रधानमंत्री का, संसद का, व्यवस्था का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी राय से सहमत हूं। राहुल गांधी को भी कोशिश करनी चाहिए प्रधानमंत्री को आउटरीच करने को, प्रधानमंत्री को भी करनी चाहिए। देखिए, ये इस विवाद की जड़ कहां पे है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी या सोनिया गांधी ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले किए। अगर आपने सुना हो तो आप मुझे बता दीजिए। कभी नहीं। तमाम विरोध के बावजूद भी अटल जी तुनक जाते थे, अरे यार, कल की महिला जो है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना, आज आई और मुझे सिखा रही है। मेरा 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान था, उस पद की गरिमा का सम्मान था। आज क्या हो गया है कि एक तरफ से कहा जाता है मौत का सौदागर, तो दूसरी तरफ से क्या कहा जाता है? जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बच्चा। अब जिसकी मां को आप जर्सी काऊ कह रहे हैं, आप सोचिए उस बच्चे की मानसिकता क्या होगी। हम कभी इस बारे में नहीं सोचते। उस बच्चे की मानसिकता क्या होगी जिसको आप हाइब्रिड बच्चा कह रहे हैं। आप सोचिए जरा, कल कोई मेरी मां को जर्सी काऊ कहेगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? कल कोई मुझे हाइब्रिड बच्चा कहेगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या ये सही शब्द है? आप कहेंगे 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या सही शब्द है? मैं मानता हूं मौत का सौदागर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप रोज रोज टीवी चैनल पे राहुल गांधी की मां को आप राजमाता कह के संबोधित करने की कोशिश करते, उनका अपमान करने की कोशिश करते, इटालियन कहने की कोशिश करते हैं। आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं? आप उनकी नानी, उनकी दादी को का चरित्रहनन करने की कोशिश करते संसद के पटल पर। उनके दादा को आप अय्याश बताते हैं। हाउ शुड राहुल गांधी रिएक्ट? आई वांट टू नो दिस। मैं जानना चाहता हूं। कल कोई मेरे दादा को, मेरे नाना को, मेरे चाचा को अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं राहुल गांधी को? मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बारे में भी सोचे, और विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी इस बारे में सोचे। क्या सत्ता पक्ष का बैठा हुआ आदमी अपने साथी सांसद के लिए कटुआ शब्द का इस्तेमाल कर सकता है? और करना चाहिए क्या उसको? आप सोचिए इस बारे में। क्या इंदिरा गांधी का चरित्र हनन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होना चाहिए? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। और जब उसका कोई न्याय संगत जवाब नहीं मिलता है, तो मैं जो कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के संबंध मधुर हो सकते हैं, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के संबंध भी मधुर हो सकते हैं। दिक्कत संसद में नहीं है, दिक्कत इस देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दो लोगों के बीच में है। या तो उनकी पर्सनालिटी में दोष है, या फिर उनके रिश्ते में दोष है। राहुल गांधी भी उतने ही दोषी हैं जितना कि प्रधानमंत्री जी। दोनों को यह सोचना चाहिए कि उनके रिश्तों की वजह से अगर देश के अंदर नफरत फैल रही है या संसदीय मर्यादा भंग हो रही है, तो फिर दोष सिर्फ राहुल गांधी का अकेले नहीं हो सकता है, दोष दोनों का ही होगा। और दोनों जिस दिन एक साथ हो जाएंगे, आपस के मनभेदों को भुला के मतभेदों का सम्मान करेंगे, संसद की शक्ल बदल जाएगी। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रमोद महाजन को डांट सकते हैं, चंद्रशेखर से माफी दिलवा सकते हैं, तो यह संभव है। और मैं तो गवाह हूं इस बारे में। मैं बीजेपी का बहुत सख्त आलोचक हूं, लेकिन मैं हमेशा एक बात मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी संसदीय परंपराओं को नहीं तोड़ा। उसके का हमेशा उसका सम्मान किया। हमले उनके ऊपर तीखे होते थे, लेकिन व्यक्तिगत हमलों को उन्होंने कभी आजादी नहीं दी। आज जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, इसके लिए हमारे दोनों ही नेता जिम्मेदार हैं, नेता विपक्ष भी और नेता सदन भी। चलिए, ये बहुत आपने थिंकिंग पॉइंट पर खत्म किए बात को। दोनों को सोचना, सबको सोचना, और कम से कम उन लोगों का या हमारे जो राजनेता है उनका जो बीच का रिश्ते है ना, वो समाज में भी जहर पैदा कर रहे हैं, ये समझिए आप। मैं इसलिए ज्यादा चिंतित रहता हूँ कि ठीक है वो रिश्ते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उससे ज्यादा है कि समाज में होता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कि आपको हमने परेशान किया, तकलीफ दी, लेकिन बहुत आहत था मन, तो मैंने कहा कि आशुतोष जी से ही बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं हम उम्मीद करते करूंगा हैं कि आप स्पेसशिप से नीचे पृथ्वी पर आए सर हम तो और जमीन तभी पर तो ही आप रहते हैं।